नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज से अपने ऐप के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ईओआरओ की। पहली क्लास होने जा रही है। ऐप के ऊपर भी है, यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे कुछ दिन चलेगी जिससे कि आप देख पाओ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कुछ डेमो। यूट्यूब पे भी डेमो फ्री है, यूट्यूब पे भी डेमो है, और वैसे ऐप में जाओगे तो भी आपको ये क्लास 1 से 2 क्लासें आपको फ्री मिलेंगी। आप चेकआउट कर सकते हो कंटेंट क्वालिटी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैच है ईओआरओ 2026 कंप्लीट बैच है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, पार्ट ए पार्ट बी दोनों कवर अप करवाए जाएंगे। बिना देरी के क्लास को देख लेना अच्छे से। बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आज पहले क्लास है तो बहुत थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद अपनी क्लास रहेगी बहुत अच्छे लेवल पे। बैच उपलब्ध है, लिमिटेड सीटें हम रखेंगे और सीरीज एस्पिरेंट ही ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है, आप चेकआउट करें और अभी बैच को ज्वाइन करके 1-to-1 क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर ईओआरओ परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आ जाओ भी सभी साथी। रजत कुमार नमस्कार, आकाश गुड आफ्टरनून भाई, मोनिका गुड आफ्टरनून, सुरेश नमस्कार, प्रिया नमस्कार। जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये आकाश अग्रवाल ये ईओआरओ की क्लास है, ठीक है ना, उसमें नहीं, ओनली ईओआरओ बैच के अंदर ही है। ठीक है, मैं चेक कर लूं एक बार, जल्दी से जुड़ जाए सभी साथी, फिर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ ऐप के अंदर क्लास प्रॉपर शो हो रही है क्या नहीं हो रही। ठीक है, एक बार आप भी बता दें मेरे को एक बार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही सभी साथी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लाइव तो लग चुका है, चल बहुत बढ़िया। यूआरओ बैच में चल रही लाइव क्लास। अभी क्या पूछ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं बढ़िया भर्ती। क्या कुछ प्लान रहेगा। ठीक है आकाश जी, उसके अंदर गणित चल रहा है, गणित का उसमें प्रतिशत का टॉपिक हुआ है, रेशो उसमें चल रहा है, स्टार्ट हुआ कल। ठीक है, तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। ईयूआरओ भर्ती को लेकर थोड़ा सा इसमें जिक्र करेंगे कि थोड़ा सा सिलेबस क्या है, फिर क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे। ये क्लास अपनी फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बार, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो कई बच्चे बोल रहे हैं सर डेमो भी आप दिखाना, तो डेमो आप चेकआउट कर सकते 1 से 2 दिन ये यूट्यूब पे भी रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जा सिरे सारे लेक्चर है वो पैड हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो यूआरओ भर्ती के अंदर अगर हम देखें, थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, बाकी आप सभी को पता है। आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो इस प्रकार से उस सिलेबस है वो प्रिंट आउट निकाल लें। एक तो सिलेबस है ना, एक तो आपको क्या काम करना है, क्योंकि तैयारी करनी तो हमारे पास तरीका होना चाहिए सही तरीके से। एक तो सिलेबस, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में एक एक टॉपिक का नाम क्या है। आप जिस भर्ती की तैयारी करो, सबसे बड़ा मोटिव देखो, हमें ये सिलेबस दे रखा ना, इसी के आधार पर हमें पढ़ाई करनी है और इसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हमें सबसे पहले सिलेबस याद नहीं है कि कौन से पार्ट में क्या टॉपिक दिया गया है, तो फिर हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ये। ठीक है,
तो इसको निकाल कर 2-3 सिलेबस निकाल लेना। एक जहां पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, टेबल पर, जिस रूम में कर रहे हो उस दीवार पर लगा दें, जिससे कि आते जाते आपको पता रहेगा सिलेबस से ये है, इसको कवर अप करना है। ठीक। दूसरा काम क्या करना है आपको, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरा काम आपको देखो, सेल्फ नोट्स बनाने। मैं आपको बात स्पष्ट कर दूं, एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है, बच्चे बोलते हैं सिर्फ प्रिंट नोट्स मिल जाए। प्रिंट तो किताबें भी बाजार में है, बहुत नोट्स है, पीडीएफ भरा पड़ा है, अब मेरे से कितनी पीडीएफ ले लेना। लेकिन ये जो सेल्फ नोट्स बनाते हो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। एक तो क्या होगा, अपने हाथ से लिखोगे, आपको जोर आएगा, जोर आएगा। पेज 10 पेज 20 पेज एक टॉपिक के भरोगे, अच्छा सा रजिस्टर लगाना है। इससे फायदा होगा, एक तो खुद लिखोगे, सामने दिखेगा, खुद सुनोगे, लिखोगे समझ कर, तो ज्यादा याद रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एग्जाम के टाइम में, जब एग्जाम आपके सर पर होता है ना, उस समय आपको चाहिए रिवीजन, उस समय चाहिए आपको रिवीजन। तो न तो किसी किताब से रिवीजन हो सकता है और न किसी अदर नोट्स या कोई पीडीएफ से। रिवीजन आप कर सकते हो आपके सेल्फ नोट्स से। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है किस पेज पर क्या बात लिखी गई है, क्योंकि उसने आपको लिखा है। तो जीरो से शुरुआत करनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, जीरो से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बता दूं, पहली क्लास है, ठीक है, जितने भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। आकाश जी क्या कह रहे हैं, एक सर कल एक वीडियो देखी कि यूट्यूब पर, उसमें बोल रहे हैं थे कि वैकेंसी इस साल नहीं आएगी। देखो ऐसा है, यूट्यूब याट्यूब को तो देखो अपन कह नहीं सकते। जब वैकेंसी नहीं आती तब वो कहते हैं नहीं आ रही है, जब वैकेंसी आ जाती है तो वो पलट जाते हैं। आपका मेन टारगेट यही है, ठीक है ना। एक मिनट में कमेंट भी देख लेता हूं, क्योंकि कमेंट भी देखना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे वो जुड़े हैं। ठीक है, देखो आपको मार्केट में, आप चाहे ईआरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भर्ती की तैयारी या कोई काम आप करने भी जाओगे, मान के चलो कोई दुकान खोले जा रहे हो, तो आपको दो तरीके के आदमी मिलेंगे। एक तो बोलेगा कि हाँ कर ले यार, बहुत बढ़िया है, फायदे में रहेगा। एक बोलेगा मत कर। तो आपको पॉजिटिव वे सोचना है। मान के चलो एक बात सपोज है कि आप जब ईआरओ की तैयारी करते हो तो राजस्थान जीके बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ोगे। आपका सोचो जीके एक बार ही तो पढ़ना है, दोबारा पढ़ना नहीं है, दूसरी भर्ती के लिए, तीसरी भर्ती के लिए, क्योंकि आपने उस लेवल का तैयार कर लिया। इसमें भर्ती आएगी नहीं आएगी सिर्फ आरपीसी को पता है, भर्ती तो आनी है, ये तो 100% है। मैं आपको बता दूं, कोई यूट्यूब पे कुछ भी कहे, कोई ज्ञान दे, अपन ज्यादा कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे, 100% भर्ती आ रही है। सिर्फ पदों का विवरण होना बाकी है। सीटें भी थोड़ी सी बढ़कर आएंगी। सीटें पुनर्गठन हुआ है, नगर पालिकाओं कितने पद नए सर्जित होंगे, है ना, कुछों को ट्रांसफर, कुछ तो वहां पर पद का एग्जैक्ट डाटा जब नहीं होता तो भर्ती डायरेक्ट नहीं निकाली जाती। तो इसीलिए तो आरएस प्री का पहले करवाया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि आरएस का एग्जाम पहले होगा, उसके बाद में ईयूआरओ का होगा पहले। ठीक है, तो हाँ आकाश जी, इस ये जो जीके पर पढ़ रहे हैं, यहां से आपका जो आप कह रहे हो कि पशु परिचय की भी तैयारी कर रहा हूं मैं, तो आप यहां से कवर अप कर सकते हो। ठीक, हम बात कर ले तो कुछ पॉइंट पर। तो मैंने आपको पहला पॉइंट ये बताया कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक, दूसरा सेल्फ नोट्स बनाने हैं, वो मैं बनवाऊंगा यहां पर। जिस प्रकार से मैं बनाऊं तो वही आपको करना है, और हमें जीरो से शुरुआत करनी है। अगर आप चाहोगे सर कि मेरे को सब कुछ आता है, ये मत सोचना कि मेरे को सब कुछ आता है, क्योंकि सब कुछ आता है वो सिलेक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि वो सीखने का प्रयास नहीं करेगा, वो सोचेगा ये तो मेरे को आता है। इसलिए आपको जीरो से ही पढ़ना है। ठीक है, तीसरी बात, YouTube के चक्कर में नहीं पढ़ना है। रीजन इसका बताता हूं आपको, चक्कर में नहीं आना है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें काफी मिलेंगी। बहुत सारे बच्चे बताते भी हैं कि सर जी बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी 4th ग्रेड का एक बहुत बड़ा एग्जाम था, लेकिन YouTube के भरोसे चीजें कुछ की तो एग्जाम हाथ से निकला। बहुत सारे वहां पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है।
आपको, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया तो आप मेरे से साथ बने रहे शुरू से लेकर जब तक परीक्षा नहीं होती। यूट्यूब पे जाओगे, हो सकता है जो मैं बता रहा हूं उसके एंटी चीज आपको बताई जाएगी, ये हो रहा है वो होगा, जिसके चलते कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। आप सोचोगे यहाँ क्या बताया जा रहा है वहां, तो आप ना तो मेरे वाला काम कर पाओगे 100%, ना वो यूट्यूब। तो इसलिए यूट्यूब के ऊपर आपको ज्यादा चक्कर नहीं काटना है, क्योंकि तैयारी लंबी करनी पड़ेगी। तो यूट्यूब के भरोसे आपको नहीं रहना है, क्योंकि आप हमारे से जुड़ गए तो इसका मतलब यही है कि चीजें बहुत वेल मेंटेन होने वाली है। उसके बाद में मार्केट में गाइडों के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। देखो, चक्कर में नहीं पड़ना है, इसका रीजन भी देखो, बहुत कुछ होगा आपके साथ जब आप तैयारी करते हो, तो आपके सामने बहुत बहुत गाइड आएंगी, ये हमारी पुस्तक है, यहां से सारे प्रश्न आ रहे हैं, ये है। आप कौन कौन सी बुक खरीद के लाओगे, पहली बात तो ये। तो आपको ज्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है। कोई बोलेगा मूल किताबें हैं, हमने मूल किताबों से बनाया, ये वो बनाया। आप जब हमारे बैच से जुड़े हो तो मेरे हिसाब से आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं, आपको पूरा A to Z कंटेंट कवर होगा। आपको किसी बुक में, हम इस बैच की बात नहीं कर रहा, चाहे हमने 4th ग्रेड का लॉन्च किया हो, चाहे पशु परिचर का, चाहे रीट का लॉन्च किया हो, चाहे LDC का, हम हर बैच में ये बातें, कुछ बातें शुरुआत में बोलते भी है कि यूट्यूब के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। जब आप हमारे पे बिलीव कर लेते हो तो मार्केट में कोई भी गाइडें आ रही है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो यहां पर पढ़ाया जाएगा, सेल्फ नोट्स आपके मैं बनवाऊंगा बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, वही तैयार करें और उन्हीं को रिवाइज करना और पूरा पेपर वहीं से बनना है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि लगातार ये चीज हमने बताई आपको। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गया, सर कई बच्चे पूछ रहे थे सर कहां से आप तैयारी करूं। मैं आपको बता दूं, मेरे पास काफी सारी बुक्स हैं, है ना, काफी। देखो, अगर हम आपको वो बताऊं, 1 मिनट रुको आप, क्योंकि देखो पहली क्लास है तो थोड़ा वेरीफाई करना जरूरी है। देखो, ये पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है, इतनी बड़ी बुक आती है, पप्पू सिंह प्रजापति की राजस्थान इतिहास की बुक, आप देख लो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी किताबें हैं, जो सारी मैं आपके साथ, ठीक है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ये रही। ये आपकी जयसिंह नीरज जी की है, भगवती लाल शर्मा है, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा है, ये आपके सामने है, ठीक है। आप, उसके बाद में ये कौन है, राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना, ये मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद में पैनोरमा का वॉल्यूम आता है, तो ये भी अपना चेक कर लेंगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद में काफी सारी 2 बुकें और हैं, और भी 5-7 बुकें अपने पास पड़ी हैं, जो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अब ये इतनी बुकें मैं आपको बताऊंगा, और इससे ज्यादा भी आपको बता सकते हैं यूट्यूब पे, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको यहां पर क्या करना है, मैं साइड में रख देता हूं इसको 1 मिनट, ये वायर के ऊपर, ठीक है, 1 मिनट। तो मूल किताबों का देखो कोई आधार नहीं, कितने भी कर सकते हो, तो ये सारी किताबों का अध्ययन करके आपको कंटेंट मैं यहां उपलब्ध करवाने वाला हूं कि जो काम का है। अच्छा, एक बात और दिमाग में हो सकती है कि सर कितना पढ़े, EORO की परीक्षा है, कोई बोलेगा RH की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको उस लेवल की तैयारी करनी है और उस प्रकार से करनी है जहां से कंटेंट आपका काम का हो और पेपर में आप उसे कर पाओ, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, दूसरी बात, ठीक है। अब उसके बाद जो अपने क्लास का शेड्यूल रहेगा, 1 मिनट, क्लास का जो शेड्यूल रहेगा वो मंडे टू फ्राइडे रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या टाइम है, तो मंडे टू फ्राइडे चलेगा। जैसे ही बीच में अगर कोई एग्जाम डेट अनाउंस होती है और हमें लगा कि टाइम कम मिला है, तो फिर फ्राइडे की जगह हम सैटरडे भी कर सकते हैं और इवन संडे को भी ले लेंगे। अगर ऐसा होता है कि RPC अचानक से कोई एग्जाम डेट, हाँ जी महेश मीणा जी नमस्कार, अचानक से कोई एग्जाम डेट आती है और हमें लगता है कि समय कम मिला है, तो नो डाउट मंडे टू फ्राइडे क्लास को हम 2 दिन और एक्स्ट्रा भी कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए मंडे टू फ्राइडे चलेगी। अब थोड़ा सा मैं यहां पर सिलेबस पे थोड़ा बात कर लूं और पैटर्न, ठीक है, किस प्रकार से करना है। देखो, ज्यादा कुछ नहीं है, आपके पार्ट ए है एक तो, ठीक है, और एक पार्ट बी है, पार्ट बी। इसके अंदर मोस्टली क्या है, राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके मतलब इसमें क्या क्या आने वाला है आपको मैं बताऊं कि इसमें देखो इतिहास और कला संस्कृति, ठीक है, और आपका भूगोल। अगर आप तीनों को मिला देते हो ना, इन तीनों को मिला देते हो
तो इसके लगभग आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40। ठीक है, अभी मैं सारा बताने वाला हूं। ठीक है, महेश मीणा जी एग्जाम डेट के बारे में बता रहे 2 मिनट वेट कर लो, मैं सारा बताऊंगा। पहली क्लास है, क्योंकि रोज रोज नहीं बताया जाएगा, एक दिन बताऊंगा। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में यहां पर राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान प्लस में भारत, राज व्यवस्था जो है उसके जो प्रश्न आने हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न आने हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जो करंट है, करंट के भी लगभग अराउंड 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। एक रेशो फिक्स नहीं है, लेकिन ये टोटल जो पार्ट रहेगा वो 80 रहेगा, 80 क्वेश्चन का रहेगा, 80 क्वेश्चन का, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृत, भूगोल के 40 है और ये। उसके बाद में ये वाला पार्ट है वो 40 क्वेश्चन का रहता है, जो नगर पालिका वाला है। अब यहां पर क्या पार्ट इंपॉर्टेंट और क्या नहीं, देखो एक बात मैं आपको ये बस स्पष्ट कर दूं। एक मिनट, कमेंट में क्या कह रहे हैं? पशु परिचय के पार्ट ए हो जाए तो हो जाएगा, नो डाउट, बट साइंस एंड पार्ट बी कर रही बुक। हाँ बिल्कुल, बुक पे काम कर रहे हैं, साइंस मैथ की बुक उस पे काम चल रहा है, इवन जीके की भी चल रहा है, नो डाउट सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें। अगर हम पिछली भर्ती की बात करें तो नगर पालिका वाला, इसके अंदर कुछ नहीं, इसमें लगभग 250 से 300 धाराएं हैं। एक तो ये पोर्शन है, दूसरा योजनाएं हैं। तो योजनाएं हैं वो करंट का डाटा रहता है, करंट में क्या क्या अपडेट हुए वो सारा है। अब देखो ये धाराएं रटनी है, धाराएं रटनी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये लगभग 2 से 3 मंथ का ही पार्ट है। इसके अंदर आप बहुत अच्छे से, क्योंकि ये रटने वाला पार्ट है, कंपैरिजन करके अपन चीजों को समझेंगे, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी। पिछली बार जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें स्टूडेंट के सबसे ज्यादा नंबर बने थे इसी पार्ट में बने थे, किसी के 35 थे, किसी के इवन 36, 37, 38 यहां तक भी नंबर बनाए थे, लेकिन सबसे कम कहां रहे? इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, और सिलेक्शन नहीं ले पाए। रीजन, ये पार्ट थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें फिक्स नहीं है कि कहां से कितना प्रश्न बनेगा। यहां फिक्स है, क्योंकि देखो यहां 250 से 300 धाराएं वो फिक्स है, वो डाटा फिक्स है। कोई योजना, उस योजना के बारे में जितने भी पॉइंट बनते हैं वो फिक्स्ड है। तो यहां डाटा फिक्स है, और फिक्स जहां डाटा होता है वहां कितना भी लेवल का बनाया जाए आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसके 10 पेज है तो 10 पेज ही बनेंगे। यहां पर बहुत ज्यादा वाइड हो सकता है चीजें, तो अपने को ये मजबूत करना है सबसे पहले, ये पार्ट अपने को मजबूत करना पड़ेगा सबसे पहले। और इसी पार्ट में देखो, अगर हम देखें सबसे पहले कि जैसे कला संस्कृति की बात करें, तो एक नॉर्मल से आप सभी एक मिनट रुकना, इसमें क्या हो गया, आप पढ़ लेते हो भूगोल, ठीक है, लेकिन इतिहास थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट रहता है, सिर्फ राजा महाराजा है, कहानी कूणी बहुत लंबा चौड़ा होता है, सन वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो याद करना, और यहीं से पेपर वाला फंसाता भी प्रश्न। तो मान के चलो 10 12 10 12 10 12 या 15 12 12 ऐसा कोई रेशो रहेगा, तो 40 एक का डाटा बनेगा। पॉलिटी, देखो पॉलिटी के 2 पार्ट है, राजस्थान की पॉलिटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपके बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे जो आप हर बच्चा कर पाएगा, लेकिन दूसरा बहुत अच्छे लेवल पे अगर क्वेश्चन जाते हैं तो वहां दिक्कतें होती, इसलिए आपको पॉलिटी के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो ठीक करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करने हैं, जो बेसिक टू मीडियम लेवल के होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वहां पर थोड़ा मिलान चिन्ह वाले आ सकते हैं, कथन निष्कर्ष के आ सकते हैं, तो आपको चीजें थोड़ी सी डिटेल में पता होनी चाहिए। अभी जो रीट का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन बच्चों के गलत इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि बच्चे रट के आए लाइन टू लाइन कि भैया फलाने का उत्तर ये है, उससे काम नहीं चलेगा, हमें उसका 360 एनालिसिस, उसका आसपास का जो डाटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे, अब इसमें सीधा पढ़ने लग गए राज्यपाल का ये धारा ये अनुच्छेद, नहीं, उसका डिटेल हमें पढ़ेंगे। करंट का डाटा है वो डेली आप अभी से पढ़ना चाहो, जैसे मूमल है, क्रोनोलॉजी है, 2 फॉलो कर लो, आपको डरने वाली बात नहीं है, हम भी आपको कवर करवाएंगे, ऐसी बात नहीं इसको भी। तो अगर अभी से आप पढ़ना चाहो तो मूमल और करंट को रेगुलर बेस पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी जो आरपीसी जो ट्रेंड पूछ रही है 5 से 6 महीने का डाटा ज्यादातर पूछ रही है, ज्यादा पुराना नहीं पूछ रही, 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 महीने के अराउंड ही चीजें कवर हो रही है। तो यानी आपको कम से कम 2026 का पूरा पूरा कवर कर लेना है। ठीक है, 2026 का कवर कर लेना है। हम जब अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट को, और इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इतिहास को, क्योंकि सबसे बोरिंग पार्ट ही रहता है। इस बोरिंग को हमें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा और इसमें याद रखना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सिलेबस है इतिहास का। इवन इनके मुकाबले देखें,
यहाँ बोरिंग पार्ट नहीं है, यहाँ समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस पार्ट को कैसे हमें ठीक करना है ये भी बात। अच्छा, अब आपको काम क्या करना है, यहां तक हो गया। अब कई बच्चे का सर याद नहीं रहता, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अपने एक टॉपिक कर रहे हैं, हमारा फंडा क्या रहेगा, अपनी क्या प्लानिंग रहेगी कि एक टॉपिक जैसे आपको करवाया उसके बाद आपको मैं एक टेस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। मैंने आपको टॉपिक करवा दिया और उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट बढ़िया सा, तो पहले टॉपिक पढ़ना है, फिर उसका टेस्ट लगाना, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे हमने टॉपिक, जैसे आज 1 घंटा की क्लास ली, नहीं पहले दिन, ये मान के चलो आज ऐसे क्लास होती, पहले दिन आपने 1 घंटा की क्लास ली, जब दूसरे दिन क्लास हो ना, तो ये वाली आप पहले से पढ़कर आओ। जैसे आज हमने 1 घंटे की क्लास ली, तो उस मैं जी कह रहे हैं सर एग्जाम को रगड़ के रख देंगे। हाँ, 1 घंटे क्लास ली, रात को जब सो तो 1 घंटा पढ़कर सोना उसको, अगले दिन जब सेकंड क्लास मेरी लेने आओ तो उस समय उस टॉपिक को पढ़ के आओ, और पहली वाली क्लास आपको याद होनी चाहिए। रिवाइज्ड करना है आपको, ये नहीं कि ज्यादा कंटेंट पढ़ना है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, 10 किताबों के चक्करों में पढ़ा है, लेकिन एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ रहे। तो आपको एक ही काम करना है, रिवाइज्ड। बाकी प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा पेपर में, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट रहेगा कि टॉपिक जैसे ही होगा मैं आपको उसका टेस्ट उपलब्ध करवाऊंगा, और टॉपिक को पढ़कर आप तुरंत क्या करोगे, टेस्ट पे काम करोगे। ठीक है, उसके बाद जैसे एक टॉपिक में एक और बता दूं आपको, एक चीज हम काम और करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आरपीसी का ट्रेंड आ रहा है या आरएसएस का देखा कि जैसे हमने एक टॉपिक कवर किया, टॉपिक करने के बाद में एक क्लास अपन लेंगे, उस टॉपिक में से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, मतलब प्रश्न नहीं दूंगा मैं, तरीका बताऊंगा कि कालानुक्रम के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कथन निष्कर्ष के किस प्रकार से बन सकते हैं। वहां से उस टॉपिक को आपको थोड़ा पिक करना पड़ेगा और अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा, कि बहुत सारे राजाओं की एक लिस्ट है, तो आपको अपने तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बना सकते कि ये राजा का क्रम पूछेगा, आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा, और कैसे याद रखना वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है इसके एग्जाम डेट। देखो एग्जाम डेट का मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये किसका काम है, आरपीसी का काम है। भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, 100% भर्ती आएगी, पहली बात तो ये। अब भर्ती आएगी, ठीक है, 100% आएगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप 2 महीने मिले आपको तैयारी कर लोगे, कतई पॉसिबल नहीं, आप तैयारी नहीं कर सकते, आपको एक लंबा टाइम चाहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार का लेवल आ रहा है इस प्रकार की भर्ती है, सब्जेक्ट मिनिमम 2 ही हैं, लेकिन तैयारी अच्छी लेवल, तो इसलिए भर्ती आएगी 100%। हम यही मान के चले एग्जाम है जो आरपीसी अभी आरएस प्री का कराएगी, इससे पहले नहीं कराएगी। हम नवंबर या दिसंबर के आसपास की डेट हमें मिलने की संभावना 100% है, और इसमें चिंता आपको नहीं करनी। हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन जितना समय अगर आपको मिल रहा है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही रहेगी, क्योंकि 2 से 4 महीने पढ़कर तो आप 4th ग्रेड का एग्जाम भी क्रैक नहीं कर सकते। 53,000 पद थे। कई बच्चे ने ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें पद थोड़े आते तो क्या करें, तो पद तो 4th ग्रेड में 53,000 थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाए। समझ पा रहे हो ना, बस। हाँ, ऑप्शन एलिगेशन, हाँ ऑप्शन एलिमिनेट का जो मेथड होता है वो मैं सिखाऊं। जो मैंने अभी क्या बताया आपको कि जैसे अपना एक टॉपिक कवर होगा ना, तो एक क्लास हम लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे आए हुए हैं और हमें उसको ठीक कैसे करना है। ये एक पर्टिकुलर हर टॉपिक की अपनी क्लास रहेगी, फिर आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। जितनी बातें मैंने बताई बस आपको काम करना है। सिलेबस टेलीग्राम पर डाल रखा है, अपने ऐप के अंदर भी, इस बैच में भी अटैच कर रखा है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, पार्ट बी की है, पार्ट बी जब स्टार्ट कर देंगे, जब नोटिफिकेशन का अपने को पता लग जाए कि नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में कम से कम आपको 4 से 5 महीने मिलेंगे, तुरंत पार्ट बी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। 2 महीने का मैटर है और याद करने वाला मैटर है। इससे पहले 80 नंबर वाले पार्ट को बहुत अच्छे से लेवल पे तैयार करेंगे। तो स्टार्ट करें जी, अब स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान का इतिहास को खत्म करेंगे, राजस्थान इतिहास इसको खत्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आप ये तो आपको पता ही है कि लोक देवता है, लोक नृत्य, लोक, ये लगभग चीजें पता है, इसमें कोई ज्यादा कहानी वाली बात नहीं होती। याद करें तो वो चीज आराम से हो सकती है। इतिहास एक बोरिंग चैप्टर रहता है, क्योंकि इसको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए शुरू करें। और इसके अंदर भी अगर हम देखें ना, अगर मैं सिलेबस की नजर डालूं तो इसमें भी सबसे बड़ा पार्ट आता है वो राजवंश का आता है। इतिहास में भी सबसे बड़ा पार्ट क्या आता है, राजवंश का आता है, राजवंश। और राजवंश में क्या क्या पढ़ने हैं, राजवंश में आपको दे भी रखा है, आपको गुहिल पढ़ना है, आपको प्रतिहार पढ़ना है,
ठीक है, और आपको चौहान पढ़ना है, चौहान पढ़ना है, आपको परमार पढ़ना पड़ेगा, आपको राठौड़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गोहिल के अंदर सिसोदी आ जाता है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गोहिल में ही सिसोदी आ जाता है, और कछवाहा वंश ये पढ़ने, इसके अलावा वो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक बड़ा पार्ट रहता है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और दे रखा है कि मध्यकाल राजस्थान की प्रशासनिक राज्य व्यवस्था, ये 2 घंटे की क्लास है नो डाउट। फिर इसमें एक चीज और लिखी कि प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। अभी अलग से टॉपिक नहीं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो कोई राजा होगा, उसकी उपलब्धि क्या है ना, उसने क्या क्या काम किया, तो वो इसी के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करें, तैयार हो सभी? जो बातें मैंने बताई, 4-5 बातें आपको बता दी, इसको भैया काम कर लेना है, और बाकी YouTube पे क्या करे वो मेरे को नहीं पता, मेरा काम इतना सा है, इतना सा कि आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा दूंगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी पूरी रहेगी। ठीक है, बाकी YouTube पे क्या हो रहा है उसका अपन नहीं कह सकते। शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर। सबसे पहले जो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत शानदार टॉपिक है, चौहान वंश। राजाओं से स्टार्ट करते हैं, चौहान वंश। ठीक है, ठीक है, चलो तैयार हो? नोट्स बनाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर लेना। देखो चौहान वंश, अब मैं कमेंट पे कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ाने पे फोकस करूं, आपको पढ़ना। देखो चौहान वंश की बात कर रहे हैं, चौहान वंश में सीधा अपने को यहां पर अजमेर के चौहान भी पढ़ने पड़ेंगे, अपने को रणथंभौर के पढ़ने पड़ेंगे, अपने जालोर को भी पढ़ने पड़ेंगे। मेजरली तो 3 है इसमें, अजमेर, जालोर, रणथंभौर, लेकिन इसके आसपास भी सिरोही के चौहान है, बूंदी के चौहान है, इसके बारे में। लेकिन शुरुआत में जब अपन पढ़ते हैं तो ये चौहान आए कहां से? चौहान कहीं से तो आए ना भी। आप मेरे बारे में जानते हो कि एसके नायक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कहां से, राजस्थान के, राजस्थान में कहां से, तो चौहान आए कहां से। तो इसको लेकर अगर हम इतिहास को खंगालते तो इतिहास में बहुत अलग अलग जानकारी देखने को मिलती है। कोई बोलता है कि भैया ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, कोई बोलता है कि सूर्यवंशी है, कोई बोलते हैं कि चंद्रवंशी है, कोई कहता है कि इंद्र के वंशज है, कोई कहते हैं कि ब्राह्मण वंशी है। और कर्नल जेम्स टोंड, जिसे राजस्थान का इतिहासकार कहते हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है ना, उसका अलग ही है, वो कहता है कि विदेशियों की संतान है, कि मध्य एशिया से आए हैं। तो सबका एक अलग अलग मत है। अब यहां से प्रश्न आता है, बहुत बार आता है, छोटे एग्जाम में भी आता है, बड़े, कि चौहानों की उत्पत्ति निम्न में से किसने बताई है, फलाने फलाने में से, इस प्रकार का। तो आपको एक लंबी लिस्ट ध्यान करनी पड़ेगी। जो भी मेन मेन उत्पत्ति के बारे में बताया गया उसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है अग्निकुंड से उत्पन्न। कहा जाता है कि अग्नि, एक हवन होता है, ठीक है, राजा विशिष्ट यज्ञ करते हैं, वहां से चौहान निकल कर आते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या आता है, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति को लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, अब मैं कमेंट का रिप्लाई कम करूंगा, पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में सबसे पहला जो आता है वो अग्निकुंड से उत्पन्न, अग्निकुंड से उत्पन्न बताया। भाई अग्निकुंड से किसने बताया? सबसे पहले अग्निकुंड में उत्पन्न बताने वाले आदमी थे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। अब ये चंद्रबरदाई कौन थे? जब हम चौहान वंश पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक नाम आएगा पृथ्वीराज तृतीय। वही पृथ्वीराज तृतीय था, उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई, अक्षय कुमार की, आपने देखी होगी। वही पृथ्वीराज तृतीय जिसको मोहम्मद गोरी काबुल लेके चला गया, आंखें फोड़ दी। उसी के दरबार में एक कवि था चंद्रबरदाई। ये वही चंद्रबरदाई है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने पृथ्वीराज तृतीय को शब्द वेदी बाण चलवाया था। भी उसकी आंखें फोड़ दी, और आंखें फोड़ने के बाद में उसको लाया गया मैदान में, और ऊंचे शिखर पर गोरी बैठा था मोहम्मद। अब उसको दिखाई नहीं दे रही है, तो इस भाई साहब ने ही एक दोहा बोला था। क्या बोला था? 4 बांस 24 गज अंगुल अस्प्रमाण, ताही पे सुल्तान मत चूके चौहान। तो ऐसा शब्द वैसी ऐसी दोहा बोला, और शब्द वेदी बाण चला और मोहम्मद गोरी को मार दिया। तो वो कौन था? दोहा बोलने वाला यही था। यानी ये जो चंद्रबरदाई था, ये पृथ्वीराज, मैं देखो यहां 3rd लिख रहा हूं, इसका मतलब पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। कवि था, कौन था? चंद्र। अब इसने जो बात बोली है वो कहीं तो बोली है ना, तो इसने क्या किया, अपना एक ग्रंथ लिखा,
उस ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। उसके अंदर बताइए। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि हो सकता है ऐसा प्रश्न कि अग्निकुंड से उत्पत्ति किसी ने बताई, चंद्रवर्धन ने, लेकिन कौन से ग्रंथ में बताई, ये भी इसको रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात इसमें ध्यान। दूसरा है, इसको मत को समर्थन देने वाले कौन थे भी? चंद्रबरदाई ने भी कहा कि हाँ अग्निकुंड से चौहान उत्पन्न हुए। फिर मोहनोत नैणसी, नैणसी ये भी क्या कहते हैं, इनका भी मत है, ये भी कहते हैं कि हाँ भर देते हैं इसके पीछे पीछे की हाँ भाई ये भी अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। इसके पीछे पीछे आ जाता भैया सूर्यमल मिश्र, कवि सूर्यमल, ये तीन विशेष आदमी आपको ध्यान करने हैं कि जो बताते हैं चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी, कवि सूर्यमल मिश्र, इसके अलावा चौथा आदमी नहीं। इस उत्पत्ति के बारे में कोई बताने वाला चौथा आदमी नहीं। तीन ही आदमी अग्निकुंड से, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्र, मोहन, ये तीनों का एक ही मत है कि भाई चौहान कहां से उत्पन्न, अग्निकुंड से। ठीक, यहां तक तो बात ठीक थी। हमने देखा तो इन्होंने तो ये बताया, लेकिन एक किताब में हमने और देखा, वहां क्या लिखा हुआ है, वहां कुछ और ही लिखा हुआ है, सूर्यवंशी। ठीक, दूसरी उत्पत्ति जो बताई गई है वो बताई गई सूर्यवंशी, कि चौहान कहां से उत्पन्न हुए भी, सूर्य से उत्पन्न बताए गए हैं। ठीक है, इसको बताने वाला सबसे पहला आदमी था जयानक। अब ये जयानक कौन था? ये जयानक वही जहां चंद्रबरदाई रहता था। चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था, और ये भाई साहब भी क्या था, चंद्रबरदाई का दरबारी कवि था। तो इसके बारे में भी आप लिख लेते हैं। ये भी कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था। इसने भी ग्रंथ की रचना की, इसने भी एक ग्रंथ की रचना की, वो थी पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। और इस ग्रंथ में अपने को, जब इस ग्रंथ के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको लिखा पाएगा कि सूर्य से उत्पत्ति हुई किसकी, चौहानों की। उसके बाद में एक कलाकार और आता है, नैन चंद्र सूरी, नैन चंद्र सूरी। ठीक, जब हम हमीर देव को पढ़ेंगे, हमीर देव को पढ़ेंगे ना, तो हमीर देव की जानकारी मिलती है कहां पर, हमीर महाकाव्य में। और वो हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूर्य ने लिखा था। ठीक है, तो इसने जिक्र कहां किया है, इसने जिक्र कहां किया है, इन्होंने ग्रंथ की जो रचना की वो है हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। जब हम हमीर महाकाव्य को पढ़ते हैं तो उसमें नैनचंद्र सूरी बताता है कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी है। ठीक है, और उसके अंदर यह बात बताई गई है, नैनचंद्र सूरी का जो ग्रंथ अपन पढ़ेंगे उसमें एक बात और लिखी गई कि जो पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है उसमें सूर्य कमंडल है और वहां से एक दिव्य पुरुष की उत्पत्ति होती है। यह मत है, कोई सत्य नहीं है, ये एक कहानी है इतिहास की, हमें देखनी है सच है या नहीं है वो अपने को नहीं करना, हमें पढ़ना है। तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है पुष्कर में, वहां पर सूर्य मंडल है, वहां से दिव्य पुरुष की उत्पत्ति होती है। किसकी? चौहान की। वो कहां पर लिखी गई है? हमीर महाकाव्य में लिखी गई है। ठीक, बट उसको मत लिखो क्योंकि उतना नहीं पूछेगा, एक कहानी के रूप में बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक आता कवि जोधराज। जोधराज है, उसने भी ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हमीर रासो, हमीर रासो। इस हमीर रासो के अंदर भी क्या है, हमीर देव की जानकारी मिलती है। आगे रणथंभौर चौहान जालोर पढ़ेंगे ना, तब आप हमीर को पढ़ेंगे, हमीर देव को पढ़ेंगे। हमीर देव की जानकारी मिलती है हमीर रासो के अंदर, और इसी के अंदर जोधराज ने जानकारी डाली है कि सूर्यवंशी है चौहान, ने चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी से बताई है। ठीक, एक लेखक आता है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, ये भी थी। ठीक है, ये भी बताते हैं कि चौहान है वो सूर्यवंशी थे, चौहान है वो सूर्यवंशी थे। इसके अलावा और कहां कहां दोस्तों लिखा गया है, क्योंकि
आप हर्ष का शिलालेख पढ़ेंगे, हर्ष शिलालेख के अंदर, हर्ष शिलालेख को पढ़ेंगे तो वहां पर भी जानकारी देखने को मिलती है कुछ भाग में कि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, सूर्य से। आप बेदला शिलालेख पढ़ेंगे, बेदला शिलालेख पढ़ेंगे, शिलालेख पढ़ेंगे, वहां पर भी जानकारी मिलती है कि सुहानो की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। एक अपन ग्रंथ पढ़ते हैं सूर्जन चरित, सूर्जन चरित, वहां पर भी हमें जानकारी मिलती है कि सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई। तो ये कुछ बातें हमने देखी, ये आपको याद करना है क्योंकि प्रश्न यहीं से, इसके अलावा सूर्यवंशी की जो उत्पत्ति के बारे में कोई बात कहीं नजर नहीं आई, इसके अलावा कोई मत मेरे को नहीं मिला कि जो ये कहता है कि वो सूर्यवंशी है। मैंने 4-5 किताबें देखी, उसके अंदर जो अलग अलग तथ्य थे वो मैंने एक जगह इकट्ठा करते कि सूर्यवंशी जो है वो जैनक बताता है अपना ग्रंथ पृथ्वीराज विजय के अंदर, कहता है कि सूर्यवंशी है चौहान ने उत्पत्ति। उसके बाद में नयनचंद्र सूर्य ने पृथ्वीराज हमीर महाकाव्य लिखा, उसके अंदर बताई। फिर जोधराज लिखता है हमीर रासो, उसके अंदर बताई। उसके डॉक्टर गौरीशंकर ओझा है। फिर हर्ष शिलालेख में है, फिर बेदला शिलालेख के अंदर है, और फिर सूर्जन चरित्र के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान करने हैं, ठीक है, सारे के सारे नाम आपको ध्यान करके चलने। और इन सभी के अंदर बताया जाता है क्या कि ये चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी। अग्निकुंड से बता दी सूर्यवंशी। अब आता है चंद्रवंशी। कुछ कहते हैं जैसे माउंट आबू शिलालेख में चंद्रवंशी बताइए, हांसी शिलालेख के अंदर भी उत्पत्ति इनकी चंद्रवंशी बताई गई है, ठीक है। चलो, दो हमने देखे। अब आता है आपका, क्या बात होगी, एक मिनट रुको, इसको साइड कर देते अपन, ठीक। चंद्रवंशी, पहले उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रवंशी, माउंट आबू शिलालेख में जानकारी मिलती है, माउंट आबू शिलालेख में, और दूसरी जानकारी मिलती है हांसी शिलालेख में, ठीक है। हांसी शिलालेख में ये दो जगह पे जानकारी मिलती है कि चौहान वो चंद्रवंशी थी, ठीक। उसके बाद में हमने देखा अग्निकुंड से उत्पन्न बताई, सूर्यवंशी बता दी, चंद्रवंशी। उसके बाद में बताया गया कि इंद्र के वंशज भी, चौहान इंद्र के वंशज भी थे, इंद्र के वंशज थे। यानी बहुत जगह इनकी उत्पत्ति का जिक्र देखने को मिलेगा, बहुत जगह, ठीक है। रायमल के सेवाड़ी अभिलेख जो कहां पर है, पाली में, वहां पर भी दोस्तों कुछ बात आपको देखने को मिलेगी कि ये इंद्र के वंशज है। तो आपसे सीधा प्रश्न कि इंद्र के वंशज किसने बताया, कहां देखने को मिलता है इंद्र के वंशज में, तो सेवाड़ी अभिलेख में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में उत्पत्ति आगे चली थोड़ी सी, और अलग अलग और मत आते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा आते हैं, गोपीनाथ शर्मा जी आते हैं, बिजुल शिलालेख आता है। उसके अंदर हमें मिलती है ब्राह्मणवंशी कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणवंशी, ब्राह्मणवंशी थे, ठीक। ब्राह्मण वंशी। जिस प्रकार से मैं नोट्स बनवा रहा हूं वो आपको बनाने हैं, हाथों हाथ मत बनाना। एक और बता दूं, कहीं हो सकता है कि साथ साथ लिख दीजिए, नहीं, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, बाद में क्लास होने के बाद बना लेना, बस समझते जाओ। तो ब्राह्मणवंशी किसने बताई है भी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, इनका मत है कि चौहान है वो ब्राह्मणवंशी थे। बिजोलिया शिलालेख जिसकी रचना गुणभद्र ने की थी 1170 में, उसके अंदर भी जिक्र है कि चौहान ब्राह्मणवंशी थे, ठीक है। दूसरी बात, बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में, ठीक है। अब आपसे पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया कि बिजोलिया शिलालेख में उत्पत्ति किसने बताई है चौहानों की, तो आपको सिर्फ ब्राह्मणवंशी बताई। एक बार यह भी प्रश्न आया कि बिजोलिया की स्थापना किसने की, नहीं सॉरी, बिजोलिया की रचना किसने की, तो गुणभद्र ने की थी,
ठीक है, किसने की थी? गुणभद्र ने की थी 1170 के। ये भी आपको ध्यान करके चलना है। दिखाई दे रहा है स्पष्ट आपको? एक बार मेरे को बता दें कि दिखाई दे रहा है ना, कहीं बोर्ड ऊपर नीचे तो मैं कमेंट में देख लेता हूं। ठीक है, और बहुत साथे जुड़े हुए हैं, सभी का धन्यवाद भाई। ठीक है, ब्राह्मणवंशी। उसके बाद में ब्राह्मणवंशी की जानकारी और कौन बताता है? कायम खा रासो। ठीक है, ब्राह्मणवंशी है कायम खां रासो के अंदर भी अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद में चंद्रावती अभिलेख के अंदर भी अपने को जानकारी मिलती है कि ब्राह्मण वंशीय थे। तो ब्राह्मण वंशियों के बारे में जो बात आई है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, बिजुले शिलालेख जिसकी रचना गुणभद्र ने की थी 1117 में, कायम खा रासो और चंद्रावती अभिलेख के अंदर अपने को देखने को मिले कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंशी थी। ठीक, अब उसके बाद जो आता है विदेशियों की संतान, कि चौहान मध्य एशिया से आए थे, ये विदेशियों की संतान थे। यह भी एक मत आया। चौहानों की उत्पत्ति विदेशी किसी ने बताई है? सबसे पहले बताने वाला आपका कौन था? कर्नल जेम्स टोंड। जो राजस्थान का इतिहासकार है, जिसे घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कि राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है। तो इन्होंने क्या उत्पत्ति बताई है कि विदेशी संतान, विदेशी से मध्य एशिया से। चौहान कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। तो इस भाई साहब ने क्या कहा कि चौहान जो है मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, इसके साथ इस मत को किसने और बताया? कर्नल जेम्स टोंड, वीएम सिम्थ, व विलियम क्रुक। ठीक है, इन्होंने भी अपना समर्थन दिया इसके फेवर में कि हाँ ये विदेशियों के संतान है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखे ना, बाद में समर्थन तो दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने उस समर्थन का पालन किया जो सबसे पहले है अग्निकुंड से। पेपर में हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि बताओ किसने अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है चौहानों की? तो ये आदमी थे, इसका लिख देते अपन, कर्नल जेम्स और वीएम सिम्थ। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अग्निकुंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया भाई। ठीक है, तो ये ध्यान करना। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से किसने किया अग्निकुंड? कर्नल जेम्स टोंड, वीएम सिम्थ व विलियम क्रुक ने की। इसके बाद में विदेशियों से संतान बता दी। एक था इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर लेकिन इसने बताया कि भाई एक विदेश में जाति थी खृज जाति, एक विदेशी जाति थी खृज जाति, उससे उत्पत्ति बताई चौहानों की। ठीक है, यानी इन्होंने क्या बताया कि विदेशी जाति थी खृज से चौहानों की उत्पत्ति बताई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद एक इतिहासकार होता ओसापा, एक इतिहासकार था ओसापा। उसका मत सर्वप्रचलित, उसने कहा कि भी ये जो चौहान थे, देखो पुराने जमाने में लोग जो रहते थे, आदि मानव जो भी, वो नदियों के पास रहते थे, क्योंकि नदियों के पास खाने का सामान, पीने का सामान सब कुछ मिल जाता है। तो उनका चौहान थे वो नदियों के आसपास रहने लगे, और नदियों के आसपास रहने का उन्हें चाहमान कहा गया, और इसका मत सर्व प्रचलित हुआ। ठीक है, तो ये भी आपको एक ध्यान करके चलना है। ठीक है, आगे लिखते थे। तो इतिहासकार ओसापा, इतिहासकार ओसापा,
ठीक है, जिसका मत सर्वमत प्रचलित हुआ, इनका मत है सर्व प्रचलित हुआ। इसने क्या बताया, इन्होंने कहा कि चौहान है, चौहान नदियों के आसपास रहते थे, अतः इन्हें कहा गया। ये लिखिए, उत्पत्ति के बारे में जो तथ्य अपन पढ़ते हैं, अग्निकुंड है, सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, ब्राह्मण वंशी है ना, इंद्र के वंशज है, कृ जाति के वंशज है, ये सारी की सारी बातें अपनों ने पढ़ ली। एक बार दोबारा से रिपीट मार ली, ठीक है, कि हमने पढ़ा राजस्थान के राजवंश के बाद में सबसे पहले चौहान वंश को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर गया कि ये 1 मीटर को, ये रहा, यहां से स्टार्ट किया अपन। यहां से एक प्रश्न पक्का आता है, छोटा मोटा एग्जाम में तो आता ही रहता है, हो सकता है यहां से प्रश्न किस प्रकार का भी, एक तो सिंपल पूछ लिया आपसे कि फलाने की उत्पत्ति किसने बताई, या मिलान चिन्ह का पूछ सकता है। अब आपको बता रहा हूं कि मिलान चिन्ह का भी पूछ सकता है कि अग्निकुंड से कितनी बताई, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इंद्र के वंश 4-5 लाइन देगा और ऐसे आगे नाम दे देगा, उसको आपको मिलाना होगा। इसका मतलब आपको सारे याद रखने। अब आप कोई बच्चे का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट सभी, अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो मैं वो लिखवाऊंगा, जो मैं चीज लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट ही होगा आप सभी के लिए। तो एक बार रिपीट मार ले, सबसे पहले अग्निकुंड से उत्पन्न नए चंद्र सूर्य ने बताई, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा जो कि चंद्र बरदाई दरबारी कविता पृथ्वीराज तृतीय का, सूर्यमल मिश्र और मोहन, ये तीनों क्या कहते हैं कि भैया चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से। फिर सूर्यवंशी जैनक बताता है, अपना ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, उसके अंदर जिक्र हुआ है। नैन चंद्र सूर्य ने हमीर महाकाव्य लिखा, उसके अंदर जिक्र देखने को मिलेगा। जोधराज ने हमीर रासो लिखा, उसके अंदर जिक्र देखने को मिल सकता है। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा वो भी ये बताते हैं कि भैया सूर्यवंशी थे। बेदला शिलालेख में, हर्ष शिलालेख में, है ना, यहां पर भी आपको देखने को मिलता है क्या, और सुरजन चरित्र के अंदर भी देखने को मिलता है कि ये सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी 2 जगह देखने को मिलता है, एक तो माउंट आबू शिलालेख में और आपके हास्य शिलालेख में देखने को मिलता है। एक बार ये प्रश्न आया था कि चौहानों की उत्पत्ति हास्य शिलालेख के अनुसार क्या थी, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद में ब्राह्मण वंशी में कौन है, सबसे पहले डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, ये बताते हैं कि ये ब्राह्मण वंशी थी। बिजोली शिलालेख जिसकी रचना गुणभद्र करते हैं 1170 के अंदर, वहां पर भी इसका जिक्र है कि ये ब्राह्मण वंशी थी, ठीक है। कायम खा राशो चंद्रावती अभिलेख के अंदर भी अपने को देखने को मिलती है, कायम खा राशो के अंदर भी अपने को उत्पत्ति ब्राह्मण वंशी देखने को मिलती है। विदेशी संतान कर्नल जेम्स स्टोन, विलियम कुरुक और आपका वीएम सिंह, ये सारे बताते हैं मिलकर कि भैया ये विदेशी संतान, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपने मत को छोड़कर अग्निकुंड वाले सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि भैया वो ठीक। एक डॉक्टर भंडारकर नामक इतिहासकार जो बताते हैं कि एक विदेशी जाति थी ख्रिज जाति, उससे उत्पत्ति बताते किसकी, चौहानों की। इतिहासकार ओशापा जो बोलता है कि नदियों किनारे रहते थे जिससे चाहमान कहलाए। तो हमने उत्पत्तियों के बारे में जिक्र कर लिया, अब आपको ये लाइन टू लाइन याद होना चाहिए और आपकी क्लास के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम बीच में एक चीज पढ़ते हैं, विग्रहराज चतुर्थ, नाम सुना होगा, जिसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे बिशल देव के नाम से जानते हैं। विग्रहराज चतुर्थ को जानते हैं, संस्कृत पाठशाला बनवाई और उसको तोड़कर कुतुब ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। आपने पढ़ा होगा, कभी नहीं याद है तो हम आगे पढ़ लेंगे उसको, नो डाउट अजमेर के चौहानों में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके समय में एक अभिलेख देखने को मिलता है, विग्रहराज चतुर्थ है, उसके समय में एक अभिलेख देखने को मिलेगा और उस अभिलेख में चौहानों का जो आदि पुरुष है उसका जिक्र, कहते हैं कि इनका जो आदि पुरुष है चाहमान थे, इनके आदि पुरुष मालव वंश थे, इनके आदि पुरुष इवाक्षु वंश थे, और इनके आदि पुरुष राम का बड़े पुत्र कुश के वंशज दोस्तों माने जाते हैं। यह बात भी आपको पढ़नी, ठीक है। तो चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए किसी को, ठीक है। डेट बीच में कैसे आ गई, इतिहास करो सब, चलो नोट करके लिख लो कि विग्रहराज
देखो इसका मतलब समझ जाना, बिगरा चतुर्थी बिसल देव, मैं इसको लिख सकता हूं, बिसल देव भी कह सकते हैं, बिसल देव। देखो इनके समय में एक अभिलेख मिला, ठीक, जिसके अंदर चौहानों के आदि पुरुष जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या थी वो? 4 लाइनें देखने को मिलेगी यहां पर कि चौहानों के आदि पुरुष हैं माल्ला वंश है, ठीक है। एक मिनट, मुझे लगता है लाइट चली गई, एक मिनट रुकना, लाइट चली गई लगता है। लाइट चली गई तो इन्वर्टर बोलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं। उसके बाद में आता है चौहान के आदि पुरुष की जानकारी, माल्ला वंश, इक्वाक्षु वंश बताया गया है, ठीक। चौहान है, इनके जो आदि पुरुष बताए गए चाहमान बताए गए, ठीक है, चाहमान वंश बताया गया। और चौथा जो है चौहान है राम के पुत्र कुश के वंश को बताया गया है, ठीक है, कुश के वंश को बताया गया है, ये आपको ध्यान करके चलना। चौहान के आदि पुरुष माल्ला वंश को, चौहान का आदि पुरुष इवाक्षु वंश को, चौहान के चाहमान वंश को, और चौहान के जो आदि पुरुष राम के पुत्र कुश के वंश को बताया गया है। तो ये जानकारी मिलती है आपको कहां पर, हो सकता है पेपर में इस प्रकार का प्रश्न अच्छे ले। तो विग्रह चतुर्थ है, उसके समय में एक अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में चौहानों के आदि पुरुष की जानकारी देखने को मिलती है। अब पेपर में हो सकता है बताओ कि चौहानों का आदि पुरुष माल्ला वंश था, ये किसके समय में किस अभिलेख के अंदर जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है, सही। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से अपन को पढ़ना है और वही कंटेंट पढ़ना है जो बड़ा काम का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति के बारे में और थोड़ी सी आदि पुरुष को लेकर अपनों ने जानकारी पढ़ी, ठीक है। अब हम चौहानों के बारे में पढ़ते, इनके मूल स्थान के बारे में, भाई साहब ये कहाँ के थे, चौहानों के मूल स्थान के बारे में। तो चौहानों के जो मूल स्थान है, वैसे टाइम अपना हो गया, नो डाउट मैं आपको पढ़ा देता हूं। चौहानों का जो मूल स्थान है सांबर झील के आसपास का क्षेत्र, सपाद लक्ष्य, इनका मूल स्थान माना जाता है। तो सांबर की वजह से क्या था, प्रचलित था सपाद लक्ष्य। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी, डॉक्टर दशरथ शर्मा थे ना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसमें जिक्र हमें देखने को मिलता है कि चौहान के जो मूल स्थान है वो उत्तरी मारवाड़ है, ठीक है, जांगल देश है, जांगल देश, उत्तरी मारवाड़ और आपका सपाद लक्ष्य, ठीक है। और सपाद लक्ष्य की जो राजधानी क्या थी, शाकंभरी थी, क्या थी, शाकंभरी थी। वहीं का मूल स्थान माना जाता है किसका, चौहानों का,
और ये जानकारी कहाँ मिलती है? डॉक्टर सिद्धेश्वर शर्मा की बुक अर्ली चौहान डायनेस्टी। ठीक, तो ये मूल स्थान के बारे में इतनी सी बात आपको कवर अप करनी है। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते जो नींव डाली जाती है वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान है वो सबसे पहले नींव डालता है 551 ईस्वी में। अब भैया जो नींव डालेगा ऑब्वियस सी बात है वही आदि पुरुष होगा, वही मूल पुरुष होगा, वही संस्थापक होगा, ऑब्वियस सी बात है, करता धरता वही है। तो वासुदेव जो चौहान है वो सबसे पहले नींव डालता है, तो उसे चौहानों का आदि पुरुष है, चौहानों का मूल पुरुष है, और शाकंभरी के चौहानों का संस्थापक भी उसे माना जाता है। चौहान वंश की नींव डाली सबसे पहले। उस भाई साहब ने सांबर झील का निर्माण भी करवाया, लेकिन इसकी जानकारी बिजोले शिलालेख में मिलती है। शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया, और ये शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी थी दोस्तों। क्या थी? चौहानों की कुल देवी थी। आपको सर चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता थी, और उसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। लेकिन कुल देवता कौन थे? हर्षनाथ जी। हर्षनाथ जी जिनका मंदिर कहां है? सीकर में। उनके मंदिर का निर्माण गुहक प्रथम ने कराया। किसने कराया? गुहक प्रथम। प्रतिहार जब पढ़ेंगे ना अपन, गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, वहां पर गुहक का नाम आएगा। तो ये क्या था? प्रतिहार वंश का जो नागभट्ट द्वितीय सामंत था, नागभट्ट द्वितीय था, उसका सामंत था गुहक प्रथम। उसने हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये हर्षनाथ चौहानों के कुल देवता थे प्यारे दोस्तों। क्या थे? चौहानों के कुल देवता थे। हम एक इतिहास पढ़े सुरजन चरित्र महाकाव्य। सुरजन चरित्र एक महाकाव्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि चौहान जब अपने सैन्य शक्ति को जब स्थापित कर रहे थे ना, वे अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे आगे, तो हुण वंश के शासक थे, उनका सामना उनको करना पड़ा था। जब हम बिजुले शिलालेख को पढ़ते हैं वहां पर हमें जानकारी मिलती थी माणिक देव, जिसे सामंत राज के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि उसके समय में सांबर झील से जो नमक का उत्पादन है वो शुरू व्यापारिक स्तर पर शुरू हुआ था, यह कहा जाता है। सामंत राज के बाद में जानकारी पृथ्वीराज विजय जो जयनक ने लिखा था उसमें जानकारी मिलती है कि सामंत राज के बाद में जो शासक बना वो जयराज बना, और जयराज के बाद कौन बना? विग्रराज प्रथम बना, और विग्रराज प्रथम के बाद में कौन बनता है? आपका ये वासुदेव प्रथम बनता है। ठीक है, जो कि जिसने मुसलमानों के साथ प्रथम लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में दुर्लभ प्रथम बनता है, दुर्लभ राज प्रथम, जो वासुदेव का बेटा था, वासुदेव का बेटा था, जो दुर्लभ राज प्रथम बनता है। और मुसलमानों ने सबसे पहले अटैक उस पर किया, अजमेर पर, और वो मारा गया दुर्लभ राज, और तारागढ़ के ऊपर मुसलमानों का एक अधिकार भी दोस्तों हो गया उससे। ठीक है, कर्म बड़े क्योंकि कर्म पूछेंगे आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो कालानुक्रम के अनुसार आ रहे हैं, तो आपको राजा पता होना चाहिए, पहले राजा कौन था, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन था। सन याद हो ना हो, लेकिन राजा बैक टू बैक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आगे क्लास का टाइम वैसे हो गया, नेक्स्ट क्लास अपनी एक और है। ठीक है, 57 मिनट हो चुके हैं, तो जो मैंने बताया वो बाकी कल लिखेंगे अपन। तो आज शुरुआत के अंदर थोड़ी सी अपनों ने चर्चा की, एक ओवरव्यू किया, उस वजह से थोड़ा सा समय लगा। कल अपन बैक टू बैक जो कंटेंट है वो अपन पढ़ेंगे। तो कैसी रही क्लास एक बार आप बता दें मुझे कमेंट करके, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, पहली क्लास थी, थोड़ा सा अपनों ने पढ़ना कैसे है, किस प्रकार से अपना आगे चलेगा कार्यक्रम, वो मैंने आपके साझा किया, और शुरुआत की थोड़ी सी, और उसके बाद अपन कल इसको और कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताएं। हाँ जी, सुरेंद्र कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया, मजा आया। चलिए धन्यवाद सुरेंद्र जी। हाँ मोनिका बहुत बढ़िया। जतिन शानदार। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, आपको बहुत ही शानदार कंटेंट कवर अप किया जाएगा। बस आप 2-3 काम मैंने बताए आपको, एक तो सेल्फ नोट्स बनाने हैं, आज इतना पढ़ा दिया वो अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, और कल आओ तो इसको पढ़ के आना है। ठीक है, आई होप मजा आया होगा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और इसी प्रकार से जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम आपके साथ बने रहें। चलिए कल मिलते हैं इसी के साथ और बढ़िया लेवल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत। बेहतर रही हुई क्लास। शुरुआत में थोड़ा सिलेबस को डिस्कस किया, किस प्रकार से प्लान रहेगा, जो कुछ बातें मैंने आपको बताई उस प्रकार से आपको फॉलो करना है, ज़्यादा मल्टीपल काम नहीं करने, जितना बताया जाए, जितनी चीज़ें सही दिशा में करनी है वही करनी है। क्लास बहुत बेहतर रही होगी। आज थोड़ा सा रिव्यू था स्टार्ट के अंदर,
उसके बाद क्लास को अपने स्टार्ट किया। डेली 1 घंटा क्लास अपनी रहेगी 1-to-1। जैसे ही क्लास अपना परीक्षा की तिथि जारी होती है तो उसके बाद में थोड़ी सी चीज़ें और एक्स्ट्रा लेवल पे कर दी जाएंगी, टाइमिंग बढ़ा दिया जाएगा, नो डाउट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतर रही होगी क्लास, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1-to-1 क्लास है, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, तो अभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप के ऊपर बैच चल रहा है, बिल्कुल लाइव फ्रेश बैच है और किसी प्रकार से क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले समय के अंदर आरपीसी बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस देने वाली है, उस लेवल की तैयारी पहले से अपन करके चलेंगे, यानी आरपीसी से 2 कदम आगे। अगर आप ईआरओ बनना चाहते हैं, सपना अगर आपने ईआरओ बनने का देखा है, तो देर किस बात की, आज ही अपना बैच ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।